गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई साइंस के नोट्स पढ़ते हैं, तब आपके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, दिस इज़ एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थी वो हमारे साइंस के रिसर्च में या किसी चीज़ के इन्वेंशन में एक डायरेक्शन देते थे। अगर उन्होंने कोई रिसर्च स्टार्ट की, उन्होंने कोई चीज़ समझाई, तो उन्होंने उस चीज़ को एक फ़िलॉसॉफिकल मोड़ दिया है या फिर एक नेचर दिया है कि आप इस डायरेक्शन में सोचो, समझो और आगे काम करो। क्योंकि एरिस्टोटल ने आपको कुछ लॉजिक्स दिए हैं कि आप इस एरिया में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, हमेशा देखते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं इनका नाम आता है। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहा है? एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन के बारे में सिंपल सी बात कही। वो क्लासीफाइड करना चाह रहे थे कि जो ऑर्गेनिज्म उनके एनवायरनमेंट में उन्हें दिख रहे हैं, उन्हें कैसे क्लासीफाइड करें। ठीक है, सबसे पहली जो उन्होंने कोशिश की, जो काफ़ी टाइम से कोशिश चल रही थी कि हाँ कैसे क्लासीफाइड किया जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन्होंने जो पहला ट्रायल किया था, जो पहली बार उन्होंने कहा था, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने एनिमल को क्लासीफाइड किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले एनिमल को क्लासीफाइड किया। अब जब भी मैं क्लासिफिकेशन आपको समझा रही हूँ, तब एक चीज़ यहाँ पे हमेशा लिखी जाएगी, दैट इज़ अ सिंपल कीवर्ड। आप मेरे हिसाब से इसे कीवर्ड भी मान सकते हैं और चाहें तो इसे पैरामीटर भी मान सकते हैं। एक बेस मैं आपको दूंगी, एक शब्द जिससे आप उस चीज़ को क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, अब एरिस्टोटल ने जब क्लासिफिकेशन करने का काम शुरू किया, तो एक लॉजिक से उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। वो जो लॉजिक है, जो कीवर्ड है, वो यहाँ ये कीवर्ड का जो नाम है वो ये है, रेड ब्लड सेल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। रेड ब्लड सेल, उन्होंने एक बेस दिया, एक रीज़न दिया कि आप कैसे क्लासीफाइड करोगे। तो आप क्लासीफाइड करो किसके बेसिस पे? रेड ब्लड सेल के बेसिस पे क्लासीफाइड करो। ठीक है, अब जब भी कीवर्ड जब होता है या फिर कोई पैरामीटर जब होता है, तो वहाँ पे लेवल्स और प्रेजेंस और एब्सेंस देखी जाती है। पैरामीटर में लेवल्स भी देखे जाते हैं, हायर, लोअर, लेस, ग्रेटर, ठीक है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और प्रेजेंस और एब्सेंस भी देखी जाती है। इट मीन्स कीवर्ड का मतलब है कि क्या वो चीज़ वहाँ है और क्या वो चीज़ वहाँ नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर मैं आपको क्लासिफिकेशन याद करने का तरीका समझा रही हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन याद करो, तो आप सबसे पहले याद करो कि उसका बेस क्या है। एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हिस्ट्री, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री में एक जो फर्स्ट टर्म आती है, वो आती है कि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन कैसे किया।
ये आपके कोर्स में 2 लाइनों में लिखा गया है, पर आप इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि इस तरह ही आप चैप्टर को समझ पाएंगे और उसके बारे में खुद डिस्कस कर पाएंगे। रेड ब्लड सेल्स अगर हैं तो दिस इज प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड दिस इज एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो जो एनिमल है वो कहलाएगा रेड ब्लडेड एनिमल, ठीक है, रेड ब्लडेड एनिमल। और अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो एनिमल क्या कहलाएगा, नॉन रेड ब्लड एनिमल, ठीक है। अब इसे एक शब्द दिया गया है, एक टर्म दी गई है जो एरिस्टोटल ने दी है, दैट इज सैंगुइनस। ठीक है, दिस नॉन सैंगुइनस। ये टर्म आई थिंक आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, पर ये टर्म आपके एग्ज़ाम्स में आ सकती है। मे बी एक आंसर ऑप्शन नहीं होगा, फिर भी ये 4 मल्टीपल ऑप्शंस में से एक हो सकता है। जैसे एक डिफाइन करोगे तो अदर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज सैंगुइनस, व्हाट इज नॉन सैंगुइनस, रेड ब्लडेड एनिमल सैंगुइनस, नॉन रेड ब्लड एनिमल नॉन सैंगुइनस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है। इसलिए ये शब्द मैंने यहाँ वर्ड वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि आपके बुक में नहीं है, बट आपके कोर्स का ही है, आपके कोर्स के किसी एक शब्द का ही मीनिंग है और आपके 4 ऑप्शंस में से एक में आ सकता है, लिखा हो सकता है। जैसे डिस्टिंग्विश करके ही ऑप्शन को ऑप्ट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये लिख कर दिया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमेशा ही एरिस्टोटल का नाम आता है कि कैसे एरिस्टोटल ने इसके बारे में काम किया। एरिस्टोटल ने इसके बारे में काम किया, उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, एक कीवर्ड आपको दिया है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अगर रेड ब्लड सेल है तो प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नहीं है तो एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो एनिमल में रेड ब्लड सेल्स है वो रेड ब्लडेड होंगे, जिनमें नहीं होगी वो नॉन रेड ब्लडेड होंगे। जो रेड ब्लड सेल्स एनिमल हैं वो सैंगुइनस हैं और जो नॉन रेड ब्लड वाले हैं वो नॉन सैंगुइनस हैं, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एरिस्टोटल ने ही एक और बुक लिखी है, ठीक है। उनकी बुक का नाम है स्केला नेचुराe, लिखी थी। और उस बुक में उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि 2 किंगडम सिस्टम क्या है। उन्होंने रेड ब्लड सेल्स और नॉन रेड ब्लड सेल्स को एनिमल में बांटा, पर उनके एनवायरनमेंट में प्लांट्स भी थे। अब उन्होंने कहा कि हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है इट इज 2 किंगडम सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है। अब उसको क्लासीफाइड करते हैं। दैट इज़ क्लासिफिकेशन करने का एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है, आप इस तरह भी क्लासीफाइड कर सकते हो हॉरिजॉन्टल वे में। अब हम यहाँ कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा है K1 और यहाँ पे मैंने लिखा है K2, ठीक है। अब बेस क्या मान के चलेंगे, बेस क्या मान के चलेंगे, सेल वॉल, ठीक है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दैट इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होगी तो
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या कहलाएगा? प्लांटी। और सेल वॉल नहीं होगी तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या कहलाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको शब्द दिया है याद रखने के लिए। उस टाइम एरिस्टोटल ने वर्बली क्लासिफाइड किया था, वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा था कि हाँ सेल वॉल प्लांट में है या नहीं है। ये टर्म मैंने यहाँ पे आपको याद करने को दी है कि आप कैसे याद कर पाओगे। टू किंगडम सिस्टम क्या है? जिसमें सेल वॉल होगी वो प्लांट्स, जिसमें नहीं होगी वो एनिमल। और ये वर्बली क्लासिफाइड करके दिया था एरिस्टोटल ने कि प्लांट होंगे और एनिमल होंगे। ठीक है, पैरामीटर देखकर चलोगे तो समझ में आता जाएगा, याद होता जाएगा। अब आप लोगों ने स्पीशीज़ के बारे में पिछले क्लास में चैप्टर में पढ़ा है, आपकी बुक के पिछले चैप्टर में स्पीशीज़ के बारे में लिखा है। और जब हम हमेशा जूलॉजी के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी के या बॉटनी के बारे में बात करते हैं, तो हम स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। आसपास भी हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये प्लांट का ये स्पीशीज़ है, ये एनिमल का दूसरा स्पीशीज़ है, तो हम स्पीशीज़ से देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत जहाँ क्लासिफिकेशन की करते हो वहाँ स्पीशीज़ से करते हो। स्पीशीज़ की डेफिनेशन अर्न्स्ट मेयर ने दी थी, ये भी आपको पता है। उन्होंने सिंपली कहा था ऑर्गेनिज्म विच हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विच हैव पोटेंशियल टू इंटरब्रीड, दे आर इन अ सेम स्पीशीज and they are also isolated by reproductive system, reproductive type, reproductive organisms। ठीक है, आप उसको केवल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव वे में आइसोलेट कर सकते हो कि इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, वो एक स्पीशीज़ में नहीं आते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन वापस आप याद करना, समझना, मैं आपको समझा रही हूँ। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ actually or potentially interbreeding natural population। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की जनसंख्या या संख्या काउंटिंग जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं वो एक स्पीशीज़ कहलाते हैं। जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन और मल्टीपल प्लांट स्पीशीज़, कैटरपिलर, लेडी फिंगर, जो भी आप नाम देना चाहें। अगर आप इनको थोड़ा सा भी डिस्टिंग्विश करोगे तो इनका जो आइसोलेशन होता है वो रिप्रोडक्टिवली होता है। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल आप कुछ हाइब्रिड्स एनिमल्स होते हैं, कुछ हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं। आजकल रेनी सीज़न है तो आप जगह जगह पे प्लांट्स देखते हो जिनके कलर बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है, आपको लगता है कि एक या दो प्लांट की क्राफ्टिंग करी है, तो इस तरह स्पीशीज़ की क्राफ्टिंग करी जाती है और वो दिखते हाइब्रिड्स होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिव वे में कर सकते हैं और अलग अलग क्राफ्टिंग करके न्यू स्पीशीज़ जनरेट कर सकते हैं, पर वो न्यू स्पीशीज़ जो होती है वो हाइब्रिड होती है। ठीक है, वो उसके आगे इंटरब्रीड नहीं कर सकती, वो एक नई स्पीशीज़ हो गई है, वो अलग हो गई है, वो फर्दर पुरानी स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती। ठीक है,
ये आपकी क्लासिफिकेशन का बेस है। जब भी आप क्लासिफिकेशन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है कि दैट इज़ स्पीशीज़ एंड दोज स्पीशीज़। इस चीज़ आपके दिमाग में आती है, शुरू स्पीशीज़ से ही होता है। ठीक है, अब आपने समझा जो एरिस्टोटल ने बताया, सिंपल समझाया, रेड ब्लड, नॉन रेड ब्लड, फिर उन्होंने 2 किंगडम के बारे में बात की। ठीक है, पर क्या ये सफिशेंट था? ये बिल्कुल सफिशेंट नहीं था। उस टाइम जब उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया तब उसे समझा जा रहा था, ठीक है, व्यवहार में लाया जा रहा था, उसको अप्लाई किया जा रहा था, पर वो सफिशेंट नहीं था। कई चीज़ें थी जो समझनी है, आपको भी समझनी है कि उन्होंने इस शब्द को क्यों क्लासिफाइड नहीं किया, ये टर्म इसमें क्यों नहीं आया, इस लॉजिक को क्यों नहीं समझाया, ये पैरामीटर उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये ग्रीन एल्गी क्या है, इसे कैसे सब डिफ़ाइन करोगे। यहाँ एक युगलीना है, वो दो चीज़ों में आ रहा है, उसके अंदर एक लेयर भी है और कुछ फोटोसिंथेटिक है, कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक है, कई क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पर हम उन क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं। अरेंज करोगे तभी तो समझ पाओगे। ठीक है, हम उन क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस हैं जो एक स्टूडेंट के दिमाग में आएंगे। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस जो आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में आएंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। क्या एरिस्टोटल ने सेल के बारे में बताया था? ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन में हाँ बताया था, बस रेड ब्लड सेल के बारे में बताया था। ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम में भी गए हो तो उन्होंने आपको सेल के बारे में बताया था, प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, बट व्हाट इज प्रोकैरियोट। ठीक है, व्हाट इज प्रोकैरियोट्स। और ये भी कह सकते हो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, व्हाट इज यूकैरियोट एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट एनिमल्स के ऑर्गेनिज्म के बीच में और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या आपने उन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश किया है। ठीक है, ठीक है, ये समझाया गया है क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम सिस्टम में नहीं, और उस टाइम क्या समझाया जा रहा था नहीं। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, कुछ ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनिसेलुलर। ठीक है, ये क्या है, आपने तो टर्म पढ़ा है पर ये है क्या, क्लासिफिकेशन ने अभी तक आपको ये नहीं समझाया। व्हाट इज मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये भी क्लासिफिकेशन नहीं समझा सकता उस टाइम। व्हाट इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म,
क्योंकि जब सेल के बारे में स्टडीज़ स्टार्ट हुई थी, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन समझ में आया था, तो ग्रीन एल्गी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर इसे क्लासिफाइड नहीं किया गया, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं रखा गया, नहीं समझाया गया। ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये हमें समझना है। व्हाट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक, आप इन्हें कहाँ रखोगे? ठीक है, ये जो है ये भी हमारे लिए क्वेश्चन बना हुआ है, और फंगाई को कहाँ रखा जाएगा। टू किंगडम सिस्टम आप इजीली समझ सकते हो, प्लांट है और एनिमल है, पर उसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाएंगे। प्लांट है और एनिमल है, पर सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, क्या यूनिसेलुलर को आप एक ऑर्गेनिज्म मानोगे? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ग्रीन एल्गी क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म क्या है? दीज आर क्वेश्चंस विच शुड बी ब्लिंक ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने चाहिए, तभी आप आगे धीरे 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 क्लासिफिकेशन को समझ पाओगे। और भी क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे आप इन चीज़ों के बारे में समझ रहे हैं, पर उनके बाद में आपको ये भी समझना है कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। क्लासिफिकेशन ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, क्यों, पर एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, प्लांट है, वो बना स्ट्रक्चर से है, सेल से है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बताया गया, पर उस सेल वॉल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ वॉल, दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल का नेचर क्या है? और भी क्वेश्चंस आएंगे। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, क्या उसके बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं कर सकते? ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं कर सकते? और आगे बढ़ सकते हैं हम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और हम प्लांट्स पे फीड करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है, क्लासिफाइड कर सकते हैं। हैबिटेट पे क्लासिफाइड कर सकते हो? कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे क्लासिफाइड कर सकते हैं के बेसिस पे? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसकी फाइलोजेनी है, एवोल्यूशनरी रिलेटिवनेस या रिलेशनशिप, एक एनिमल से दूसरे एनिमल की क्या जर्नी है, क्या उनकी फाइलोजेनी है, ये भी तो क्लासिफिकेशन का बेस हो सकता है। देखिए, these are questions. What is cell? What is prokaryotic? Prokaryotes. What is prokaryotic cell? What is eukaryotes? Eukaryotic cell. What is the difference between them? What is unicellular? What is multicellular? What is the difference between them? What is photosynthetic, non-photosynthetic cell structure क्या हो सकता है? इन सब का सेल स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे हो सकता है? नेचर ऑफ वॉल क्या होगी? सबकी सेल वॉल अलग अलग किस तरह की होगी जिनके अंदर सेल वॉल है? सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स का नेचर क्या होगा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है।
इन सब चीज़ों के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। टू किंगडम सिस्टम में ये क्लासिफिकेशन का कोई पैरामीटर आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी टू किंगडम सिस्टम काफ़ी टाइम तक चला है। वो एप्रोप्रिएट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, पर वो काफ़ी टाइम तक चला। इवन उसमें प्लांट्स और एनिमल्स को जो बांटा गया उन्हें भी और फर्दर बांटा गया। प्लांट्स में एल्गी आए, थैलोफाइट्स आए, क्रायोफाइट्स आए, वो क्लासिफिकेशन आपको आगे समझाया जाएगा। एनिमल्स को भी आगे नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स कई चीज़ों में बांटा गया। पर जो छोटी छोटी चीज़ें जिन स्ट्रक्चर्स के बेस पे आप सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाइड कर सकते हो, वो चीज़ें टू किंगडम सिस्टम से मिस हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें टू किंगडम सिस्टम से मिस हैं। ठीक है, इसीलिए काफ़ी टाइम चलने के बाद में भी वो एप्रोप्रिएट नहीं माना गया, एडुकेट नहीं माना गया, इनएडुकेट रहा, नहीं समझा सका वो पूरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, समझाना थोड़ा सा मुश्किल ही है। इसीलिए आगे 3 किंगडम सिस्टम आया, 4 किंगडम सिस्टम आया, बट लास्ट एंड फाइनल बात आई एक ऑर्गेनिज्म को जिसको क्लासिफाइड कर दिया गया बाय द व्हिटेकर। ठीक है, मोनेरा। जैसे ही मोनेरा टर्म आई तो क्लासिफिकेशन के एरिया में थोड़ी सी लाइट आई है। ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है 5 किंगडम सिस्टम। क्लासिफिकेशन अच्छी प्रकार से क्लासिफाइड करने का जो तरीका आया वो यहाँ से आया, मोनेरा से। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद का जो सबसे मेन पॉइंट होगा वो होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसी के बेसिस पे आप अपनी पूरी बुक समझ सकते हैं। यहीं से लॉजिक शुरू होगा, समझ में आएगा, टर्म समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए इसे आगे पढ़ेंगे। आप इस टर्म तक रहिए, अपने बुक में रीड करना, समझना। केवल 1 पेज आपकी बुक का यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, आपके चैप्टर का 5 किंगडम सिस्टम सेकंड पेज पे स्टार्ट होगा। समझिए, इसको आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ये फर्स्ट पार्ट होगा आपके चैप्टर का। ठीक है, धीरे धीरे आधे घंटे का लेक्चर होगा ये, समझना। ठीक है, एक बार में थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, माइंड में रखना इस चीज़ को, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।